हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो वापस आ चुकी हूँ मैं चैप्टर 10 हिस्ट्री 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस के साथ। और ये चैप्टर ही बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। जब जब तक हमने जहाँ तक अभी तक पढ़ा है हमने, तो अभी बहुत इंटरेस्टिंग सा हो रखा है। और अभी हम आगे पढ़ेंगे तो शायद और भी इंटरेस्टिंग हो जाए। हमने ये सब पूरा कर लिया था। अब यहाँ से हमें शुरू करना है द ओल्ड मुगल प्रोविंस से। लेकिन इससे शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ अपने चैनल के बारे में, अपने सब इस चैप्टर के बारे में कि देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि पूरा देखना प्लीज़, क्योंकि पूरा नहीं देखोगे तो नॉलेज नहीं आएगी पूरी, और फिर कुछ ना कुछ चलता रहेगा हमारे दिमाग में इस चैप्टर को रिलेटेड, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। दूसरी बात कि इस चैप्टर में आज जो है हम बात करने वाले हैं विद द ओल्ड मुगल प्रोविंस, हैदराबाद, अवध एंड बंगाल, एक एक को इंडिविजुअली करने वाले हैं। और उसके बाद हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे इन तीनों में क्या सिमिलैरिटी थी। और उसके बाद हम करने वाले हैं द वतन जागीर ऑफ राजपूत्स। तो ये सब आज हम करने वाले हैं। और अगले क्लास में, मतलब अगले पार्ट में इस वीडियो के, हम सिंग इंडिपेंडेंस को पूरा खत्म कर देंगे, जिसमें आता है सिक्स, मराठाज एंड जाट्स। जाट्स बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप उसे देखना मत भूलिएगा। तो यही थी कुछ मेरी चीज़ें मेरे इस चैप्टर के बारे में। लेकिन चैनल के बारे में ये है कि गाइस प्लीज़ देखो, मैं इतनी सारी मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, ताकि आपको कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो इतना अच्छे से समझ नहीं आ पा रहा है। तो इसीलिए तो प्लीज़ गाइस, एक लाइक तो बनता है, और कमेंट्स भी कर देना अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आई है इस चैप्टर से रिलेटेड। और एक और बात है कि मेरा एक ब्लॉगिंग साइट भी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ जाके प्लीज़ मेरे को फॉलो करो। और मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट अभी नीचे लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी। आप अपना या लिंक प्रोवाइड करूँगी यहाँ पे, या तो फिर मैं अपना अ जो भी आप बोल लो, मतलब या तो लिंक प्रोवाइड करूँगी या तो अपना नेम प्रोवाइड करूँगी, यूज़र नेम। तो उसमें जाके आप प्लीज़ वहाँ पे देखो, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें अपलोड भी करती हूँ, बहुत सारी स्टडी एजुकेशनल से रिलेटेड अपलोड करती हूँ, कोट्स वगैरह, ताकि आप लोग मोटिवेशनल मतलब एकदम मोटिवेट रहो। और उसके बाद मैं बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे लिंक करती हूँ, जैसे कि लिंक्स फॉर शॉपिंग आइटम्स, जैसे अमेजोन, क्योंकि वो एक पार्ट टाइम जॉब है। लाइक पार्ट टाइम जॉब एज इन द सेंस है कि मतलब उसमें से आप पैसा कमा सकते हो। लेकिन अगर आपको वो चाहिए कि आप अमेजोन के थ्रू पैसे कैसे कमा सकते हो, तो उसको एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिखना, तो मैं उसको ज़रूर आपके लिए शेयर करूँगी आपके साथ। और एक और बात कि यहाँ पे मैं अब दो नई टाइप की वीडियो बनाना शुरू कर रही हूँ। एक है मोटिवेशनल, जो कि आएंगी ऑन अ रेगुलर बेसिस, और दूसरी है some study tips, like how to wake up in early in the morning, या timetable routine for winters in online classes and like that. और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और वो नोटिफिकेशन बेल भी बजा देना, ताकि जब भी मैं आऊँ आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरू करते हैं दी ओल्ड मुगल प्रोविंस से, प्रोविंसेस से। तो ओल्ड मुगल प्रोविंसेस क्या है? ओल्ड मुगल प्रोविंसेस है अवध, बंगाल एंड हैदराबाद, जैसे कि हमने पहली वाली क्लास में पढ़ा था, है ना। तो मतलब एक मिनट, हाँ, ये ना थोड़ा हो जाता है कभी कभार ऐसे से, तो वो दिखाना मुश्किल हो जाता है। तो हाँ, तो ये हो गया है। तो ओल्ड मुगल प्रोविंस को आज हम पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो amongst the states that were carved out of the old Mughal province in the 18th century, three stand out very prominently. These are Awadh, Bengal and Hyderabad. All these states were founded by members of high Mughal nobility who had been governors of large provinces. Saadat Khan, who was the province of Awadh, Murshid Quli Khan, the province of Bengal, and Ashraf Jah, who ruled the province of Hyderabad. All three had occupied high mansabdari positions and in just a second high mansabdari positions and enjoyed the trust and the confidence of the emperor. Both Asaf Jah and Murshid Quli Khan held a Jat rank of 7,000 each, while Sadat Khan's Jat rank was only 6,000. तो इसमें बोला जा रहा है कि जो बहुत सारी मुगल प्रोविंसेस थी, ओल्ड मुगल प्रोविंसेस, लेकिन उनमें से जो सबसे लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो तीन थी वो थी अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। और ये तीनों जो स्टेट्स थी, इन्हें किसने ढूंढा था? इन्हें ढूंढा था members of high nobility, मुगल nobility ने, who had been governors of large provinces. सादत खान जिन्होंने अवध को ढूंढा था, मुर्शिद कुली खान जिन्होंने बंगाल को ढूंढा, और असफ जहाँ जिन्होंने हैदराबाद को ढूंढा था। ठीक है।
तो ऑल ऑफ दीज थ्री had occupied the मनसबदारी पोजिशंस, हाई मनसबदारी पोजिशंस, ठीक है। तो उसके बाद बोला जा रहा है कि असफ जाह जो है और मुर्शिद कुली खान जो है उनकी एक ज़ात रैंक थी 7000 की, जबकि जो सादत खान है उनकी जो ज़ात रैंक थी वो सिर्फ 6000 की ही थी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हैदराबाद के बारे में, मतलब असफ जाह के बारे में। तो मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ, सिर्फ पढ़ेंगे हम इसको बाद में, तो मैं समझाना शुरू करती हूँ। तो जो असफ जाह थे उनका पूरा नाम था निज़म उल मुल्क असफ जाह, जो कि फाउंडर थे हैदराबाद स्टेट के और एक बहुत ही पावरफुल मेंबर थे एक मुगल एम्परर की कोर्ट में। कौन से मुगल एम्परर के कोर्ट में? फारूक सियार के कोर्ट में। और पहले उन्हें गवर्नरशिप दी गई थी अवध की, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसको चेंज करके उन्हें चार्ज दे दिया गया था ओवर द डेक्कन, मतलब हैदराबाद जो कि डेक्कन में ही है। अगर मैं आपको मैप्स दिखाऊं, मैप्स, क्योंकि मैप्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काम के होते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि हैदराबाद ये डेक्कन में है। तो डेक्कन ये रीजन है पूरा, यहाँ से शुरू होके, ठीक है। तो हैदराबाद डेक्कन में है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो हैदराबाद अब डेक्कन में है, तो पहले उन्हें अवध की दिया गया था, ठीक है। अवध मतलब यहाँ पे है, थोड़ा देख सकते हैं आप, लेकिन बाद में फिर उन्होंने डेक्कन में शिफ्ट कर दिया। उन्होंने यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा कि डेक्कन में शिफ्ट कर दिया, उन्होंने बस बोला, सॉरी, उन्होंने बस ये नहीं बोला कि हैदराबाद में शिफ्ट कर दिया, उन्होंने ये बोला डेक्कन में शिफ्ट कर दिया, मतलब हैदराबाद में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना, जब एज लाइक जैसे मुगल गवर्नर थे वो डेक्कन प्रोविंस के, तो ड्यूरिंग द 1720 एंड 1722 जो असफ जाह थे उन्होंने ऑलरेडी कंट्रोल ले लिया था पॉलिटिकल और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का। लेकिन अब क्या क्या हुआ देखो, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था डेक्कन में। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक मिनट। हाँ, तो टर्मोयल जहाँ पे लिखा है ना, टर्मोयल इज कंफ्यूजन। तो टर्मोइल का मतलब होता है कंफ्यूजन, ठीक है। सॉरी, हाँ, तो टर्मोइल का मतलब होता है कंफ्यूजन। तो यहाँ पे बहुत सारी कंफ्यूजन थी, हो रही थी डेक्कन में, वॉर्स हो रही थी, कंफ्यूजन हो रही थी डेक्कन में। तो और एक ये रीजन था, और दूसरा था कि कंपटीशन अमंग द कोर्ट नोबेलिटी, क्योंकि वो गवर्नर थे तो वो भी एक कोर्ट का हिस्सा थे, वो एक्चुअल रूलर नहीं थे, वो कोर्ट का एक हिस्सा थे। लेकिन कोर्ट नोबेलिटी में बहुत सारी लड़ाई होने की वजह से फॉर द पावर कि कौन बनेगा यहाँ का किंग, तो उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा जो अब वो सिर्फ गवर्नर नहीं रहे, वो गवर्नर से सीधा एक रूलर बन गए उस रीजन के, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आता है कि असफ जाह जो थे उन्होंने क्या क्या किया। तो असफ जाह जब रूलर बन गए तो वो जो थे ना, एक मिनट, हाँ, तो वो जो थे वो क्या करते थे कि वो जो स्किल्ड सोल्जर्स थे और स्किल्ड सोल्जर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स जो थे, जैसे कोर्ट में चाहिए होता ना ऑफिशियल्स या कोर्ट नोबेलिटी, तो वो सब लाए थे कहाँ से? नॉर्दर्न इंडिया से, इन द साउथ, ठीक है। और उन्होंने मनसबदार अपॉइंट किए और जागीज दी ग्रांट करी, क्योंकि यही काम होता है एक रूलर का, ये सब रूलर को करना पड़ता है। तो बल्कि जबकि देखो, जबकि ऑल्दो मतलब जबकि होता है, तो ऑल्दो जबकि वो अभी अभी एक सर्वेंट थे मुगल एम्परर के, मतलब वो मुगल एम्परर के अंडर काम करते थे, लेकिन उन्हें ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ कि उनको कोई ऐसा ऑर्डर मिला दिल्ली से, या उन्होंने कोई भी दिल्ली का ऑर्डर माना है। और जो मुगल एम्परर थे एट दिल्ली, वो बहुत ही रेयर कभी डिसीजंस कंफर्म करते थे। कौन सा डिसीजंस? जो निज़ाम उल मुल्क असफ जाह ने लिए हुए थे, ठीक है। उसके बाद आता है कि जो स्टेट थी हैदराबाद की, वो लाइक कॉन्स्टेंटली, वो एक बहुत बारी लाइक हमेशा ही वो एक लड़ाई में लड़ाई लगी रहती थी वहाँ, है ना। कि मराठा चीफ, मराठा में मराठास टू द वेस्ट, ठीक है, मराठास टू द वेस्ट एंड इंडिपेंडेंट तेलुगु वॉरियर चीफ्स नायकास ऑफ द प्लेटू, ठीक है। मतलब विद द, यहाँ पे विद अगेंस्ट और यहाँ पे विद है, तो अगेंस्ट मराठास के, अगेंस्ट मराठास से हो रही थी फाइट, और किस
किसको साथ लेके हो रही थी? उनकी आर्मी में कौन था? इंडिपेंडेंट तेलुगु वॉरियर चीफ नायकास, ठीक है। तो यहाँ पे जो एम्बिशंस थे निजाम उल मुल्क असफ जा के, एम्बिशंस मतलब जो ड्रीम्स थे उसके, क्या ड्रीम्स थे उसके? रिच टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट को से सीज करना था, लेकिन वो नहीं कर पाया क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उसे सीज कर लिया, जो कि बहुत ही पावरफुल बन रहे थे उस रीजन में। और रिच टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरियाज क्यों करने थे उन्हें कंट्रोल? देखो, क्योंकि वो कोस्ट है, ठीक है। रिच टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरिया मतलब ट्रेड हो रहा होगा, तो ट्रेड में वो पार्ट लेके थोड़ा अपना फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द एम्पायर इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, कोस्ट है, तो कोस्ट से दूसरी कंट्री से ट्रेड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप के ट्रेड हो सकते थे, फर्स्ट विद इन द कंट्री एंड सेकेंड विद आउटसाइड द कंट्री, है ना। तो इसीलिए उनको दोनों में ही बहुत प्रॉफिट होता। तो यहाँ पे आई थिंक हैदराबाद का खत्म हो चुका है। ओके, हाँ, खत्म हो चुका है। तो आप लोग जो मैं जो भी यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ उन्हें प्लीज ना कर लो। तो मुझे लगता है कि ये करना जरूरी नहीं है। हाँ, तो उसके बाद असफजाबाद सोल्जर, एक मिनट, हाँ। तो ये हो गया। उसके बाद और भी इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं ऐसा, तो उसमें ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं द निज़म्स आर्मी, ठीक है। यहाँ पे है एक द निज़म्स आर्मी, तो ये है द डिस्क्रिप्शन of Nizam of Hyderabad's personal troopers. The Nizam has a safari, जिसका मतलब है सवारी of 400 animals, several thousand of horsemen near his person, who receive upward 100 rupees nominal pay and extremely well mounted and rich कंपैरिजन। तो उसमें बोल रहे हैं कि जो निज़म की आर्मी थी, वो जब वो चलते थे, जब राउंड लगाते थे, तो वहाँ पे 400 हाथी होते थे, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ हॉर्समैन होते थे, और जिनको 100 रुपीज मिले जाते थे फ्रॉम द किंग एज नॉमिनल पे, और कुछ और रिवॉर्ड्स भी मिले जाते थे फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम द किंग, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अवध पे। तो अवध का रूलर जो थे वो थे बुरहान उल मुल्क सादत खान। तो जो कि अपॉइंट किए गए थे एज सूबेदार, मतलब गवर्नर ऑफ अवध इन 1722। 1722, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1722, ये देखो 1722। और पहले कौन था इधर का? जो भी बोल दो तुम, रूलर कौन था? असफ जाह। लेकिन असफ जाह में देखो यहाँ पे लिखा होगा, हाँ, यहाँ पे ड्यूरिंग 1720 टू 1722 असफ जाह नहीं, हाँ, तो पहले यहाँ यहाँ लिखा है ही वॉज फर्स्ट इंटरेस्टेड विद द गवर्नरशिप ऑफ अवध एंड लेटर गिवन द चार्ज ऑफ डेक्कन, है ना। तो ये देखो 1720 से 1722 तक वो था। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि 1722 जब वो ऑलरेडी एक रूलर बन चुका था अब बंगाल हैदराबाद का, तब अपॉइंट किए गए थे बुरहान उल मुल्क सादत खान एज अ सूबेदार। तो ये होता है एक तरीका कि जब उनका खत्म हुआ, तो जब वो रूलर बन गए तो ये यहाँ के सूबेदार बन गए। तो ऐसे लर्न कर सकते हो डेट्स वगैरह वगैरह सब, ठीक है। तो बुरहान उल मुल्क सादत खान जो थे एक सूबेदार अपॉइंट किए गए थे एज अवध इन 1722, और उन्होंने एक स्टेट फाउंड करी कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। कौन सी? अवध। अवध उन्होंने किया, ठीक है। अवध बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरस रीजन था। क्यों? क्योंकि वो रिच एलुवियल गंगा प्लेन कंट्रोल कर रहा था और मेन ट्रेड रूट था बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड बंगाल, उसे भी कंट्रोल कर रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब देखो,
देखो मैं बताती हूँ तुमको क्या मतलब हुआ ऐसा। देखो सबसे पहले वो गंगा प्लेन को वो जो एरी चालू हुई है साइड गंगा प्लेन का, वहाँ रीजन बहुत फर्टाइल होगा, रीजन बहुत फर्टाइल होगा, तो एग्रीकल्चर ज्यादा होगा, और फिर जो रेवेन्यू होगा वो ज्यादा कलेक्ट किया जाएगा, और फाइनेंशियल स्टेट जो होगी अवध की वो इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी बात, जो मेन ट्रेड रूट होगा नॉर्थ इंडिया और बंगाल के बीच में, वो कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब वहाँ जो, जैसे हमने पहले भी चैप्टर्स में पढ़ा था, पिछले साल के भी और इस साल के भी कुछ चैप्टर्स में पढ़ा था कि जैसे जब ऐसे ट्रेड रूट्स में जब जाते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं जो सामान चुराने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, किंग्स वगैरह इन ट्रेडर्स को प्रोटेक्शन दे सकते हैं फ्रॉम दीज जो भी लुटेरे बोलते हैं ना, लुटेरे से प्रोटेक्शन दे सकते हैं, और फिर इन रिटर्न द ट्रेडर्स हैव टू पे देम और हैव टू गिव देम समथिंग एक्सट्रीमली वेल्थफुल, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली यूनिक। ठीक है, इसलिए। और बुनारन मुल्क थे वो थे रिस्पॉन्सिबल, मतलब उन्होंने कंबाइंड ऑफिस हेल्ड कर रखे थे फॉर सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी। सूबेदारी मतलब गवर्नरशिप, मतलब पॉलिटिकल, दीवानी मतलब फाइनेंशियल, और फौजदारी मतलब मिलिट्री, जो कि पूरा एक रूलर के हाथ में होना चाहिए। ठीक है, तो अब वो मतलब पूरा कंट्रोल करते थे। वो एक्चुअली एक सूबेदार थे, लेकिन वो मतलब ऐसे लाइक एज अ किंग वर्क करते थे, एज अ किंग। और जब उनके पास ये सब तीनों चीजें आ गई तो शायद उन्होंने कॉन्कर भी कर लिया होगा ओवर द किंग, एक्चुअल रूलर बन गए होंगे। यहाँ पे ये लिखा नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है, क्योंकि तभी उन्होंने मुगल इन्फ्लुएंस डिक्रीज करने के लिए ऑर्डर्स दिए। ठीक है, तो जो पुराना मुल्क थे वो उन्होंने भी डिक्रीज करने के लिए मुगल इन्फ्लुएंस क्या किया अवध में, उन्होंने जो नंबर ऑफ जागीरदार्स थे उन्हें रिड्यूस कर दिया। ठीक है, नंबर ऑफ जागीरदार्स को अपॉइंटेड बाय द मुगल्स उन्होंने रिड्यूस कर दिया, हटाया, बिल्कुल बिल्कुल हटाया नहीं, क्योंकि वरना उनको शक हो जाता, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया और वहां पे अपने लॉयल सर्वेंट्स वहां पे लगा दिए। उन्होंने जागीर का साइज भी रिड्यूस किया और अपने लॉयल सर्वेंट्स वहां लगाए, और जो अकाउंट्स थे जागीरदार के, हर हर जागीरदार के वो चेक होते थे टू प्रिवेंट चीटिंग। और रेवेन्यूज जो होते थे पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्ट किए जाते थे वो रीअसेस होते थे बाय द ऑफिशियल अपॉइंटेड एट द नवाब्स कोर्ट। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बहुत सारी लाइक नंबर ऑफ राजपूत जमींदारीज और एग्रीकल्चरली फर्टाइल लैंड ऑफ अफगान्स ऑफ रोहिलखंड को सीज किया था। अब यहाँ पे आ जाता है इजरादारी सिस्टम। तो इजरादारी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सुनो इसको। देखो क्या होता था ना, जो बैंकर होता था एक, ठीक है, तो यहाँ पे एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे मैं बैंकर के लिए ये साइन बना रही हूँ। ठीक है, ये बैंकर हो गया, ये किंग हो गया, और ये रेवेन्यू फार्मर हो गया। ठीक है, तो इसमें मैं बना देती हूँ ये, क्योंकि वो प्रॉस्पेरस कर रहे थे, तो बैंकर्स और महाजन्स, किंग और रेवेन्यू फार्मर्स। ठीक है, तो ये क्या करते थे, जो किंग्स होते थे वो लोन लेते थे इनसे, किनसे, इनसे रिच बैंकर्स या महाजन से वो लोन लोन लेते थे। ठीक है, अब वो लोन खुद नहीं चुकाएंगे, वो इनको राइट्स देते थे। जब ये इनसे लोन लेते थे तो किंग जब महाजन से लोन लेते थे तो वो उनको एक राइट देते थे, राइट टू कलेक्ट टैक्सेस। ठीक है, जब तक उनका अपना जो लोन का अमाउंट है वो पूरा नहीं आ जाता था उनके हाथ में। ठीक है, जब तक लोन जो है वो पूरा नहीं हो जाता था तब तक उनको ये राइट दिया जाता था। तो ये ठीक है, तो अब ये तो हर जगह जाएंगे नहीं छोटे छोटे हर एक घर में कलेक्ट करने के लिए, तो ये अपॉइंट करते थे इन्हें, रेवेन्यू, ये फार्मर्स को अपॉइंट करते थे। ठीक है, और ये फार्मर्स जा जाके कलेक्ट करते थे रेवेन्यू, और इसलिए इनको बोला गया रेवेन्यू फार्मर्स या इजरादार्स। और ये जो थे इनको बहुत ज्यादा फ्रीडम दी गई थी असेसमेंट में और कलेक्शन ऑफ टैक्सेस में। ठीक है, और उसके बाद एक बारी ये फिर जाके इन्हें दे देते थे। और जैसे जो लोन जैसे 65 रुपीज का है, तो जब 65 रुपीज कलेक्ट हो जाते थे तो ये राइट जो थी रेवेन्यू कलेक्ट करने का वो किसी और को चला जाता था, वो किसी और मनी लेंडर को चला जाता था। और ये सारे डेवलपमेंट्स जब हुई तो इन्होंने एक चांस दिया फॉर रिच बैंकर्स एंड महाजन्स टू इन्फ्लुएंस द revenue system of the you know of the क्या बोलूं of the
to venue from of the state. ठीक है, अब आ जाते हैं बंगाल पे। देखो ये सब मैंने किया है। सॉरी गाइस, वो थोड़ा सा मेरे को फीवर है, तो आई एम रियली सॉरी। और मैं ये डिक्रीज इसलिए कर रही हूँ गाइस, ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने कौन कौन से अंडरलाइन जो है वो किए हैं। ठीक है, तो एक मिनट और थोड़ा छोटा कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को बस अंडरलाइन करने हैं, या हाईलाइट भी कर सकते हैं आप ऐसे। ठीक है, जल्दी कर लो। तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर, हाँ। और यहाँ पे ये करना है, ये हैदराबाद में ये, और ये ओल्ड मुगल प्रोविंसेस में इतना लाइन। सो आई होप आपने कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं बंगाल की तरफ। बंगाल थोड़ा बड़ा है आई थिंक, एक्चुअली इतना भी बड़ा नहीं है, वो इसलिए बड़ा लग रहा है क्योंकि उसके बाद सिमिलैरिटीज भी लिखी गई हैं। एक मिनट, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया। ओके नाउ, ठीक है। तो बंगाल, 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 तो बंगाल जो था वो ब्रेक हो गया अंडर द लाइक मुगल कंट्रोल से, अंडर मुर्शिद कुली खान हु वाज अपॉइंटेड एज ए नायब। मुर्शिद कुली खान नायब थे। नायब मतलब डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द प्रोविंस। डेप्यूटी गवर्नर कौन होता है? जैसे क्लासेस में होता है ना, एक क्लास मॉनिटर होता है, और जब वो एब्सेंट होता है तो एक और लड़का होता है जो उसकी जगह लेगा, है ना, मतलब रिप्लेसमेंट सॉर्ट ऑफ, वही होता है डेप्यूटी गवर्नर। मतलब जब गवर्नर नहीं होगा तो डेप्यूटी गवर्नर सारा काम देखेगा स्टेट का। जबकि वो सिर्फ एक फॉर्मल सूबेदार थे, जो मुर्शिद कुली खान है, जो उन्होंने बहुत सारी पावर्स सीज कर ली बहुत क्विकली क्विकली। ठीक है, और रूलर्स जो थे हैदराबाद और अवध के, जैसे जैसे वो लोग थे हैदराबाद और अवध के, उसने भी कमांड किया, उसने ऑर्डर दिया रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। मतलब उन्होंने रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अपने अंडर लाए, है ना, और टू रिड्यूस द मुगल इन्फ्लुएंस इन बंगाल। जो मुगल जागीरदार थे, जो मुगल की तरफ से अपॉइंट किए गए थे, उन्हें ओडिशा भेज दिया, और अपने लिए एक नया मेजर रीअसेसमेंट करवाई रेवेन्यूज ऑफ बंगाल की, और अपने ओन लॉयल सर्वेंट्स लगाए जागीरदार के रूप में। रेवेन्यू वाज कलेक्टेड इन कैश, ठीक है, विद ग्रेट स्ट्रिक्टनेस फ्रॉम जमींदार्स। इसीलिए जो जमींदार थे उन्होंने बोरो करनी पड़ती थी मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स एंड बैंकर्स, और जो नहीं दे पाते थे उन्हें अपना जमीन सेल करना पड़ता था टू द लार्जर जमींदार। और लेकिन ये सब मुगल इन्फ्लुएंस क्यों रिड्यूस कर रहे थे? ये सब मुगल इन्फ्लुएंस इसलिए रिड्यूस कर रहे थे क्योंकि जो मुगल जागीरदार थे, मतलब जो मुगल के अपॉइंट किए गए थे, वो मुगल्स को लॉयल है, वो इन सब को लॉयल नहीं है। मुर्शिद कुली खान को, सादिक खान को, या असद जाको, ये इन सब को लॉयल नहीं है। वो किसको लॉयल है? वो जो दिल्ली में बैठे हैं मुगल एम्परर, जो मेन मुगल एम्परर है, उनको लॉयल है, इसीलिए। ठीक है, उसके बाद द फॉर्मेशन ऑफ अ रीजनल स्टेट इन 18th सेंचुरी बंगाल देयरफॉर लेड टू कंसिडरेबल चेंज अमंग्स द जमींदार्स। ठीक है, तो जो फॉर्मेशन था एक रीजनल स्टेट में सेंचुरी, उसने किया एक बहुत ही बहुत ही बड़ा चेंज लाया अमंग्स द जमींदार्स। जमींदार पुअर होने लगे थे, और जो क्लोज कनेक्शन था बिटवीन द स्टेट बैंकर्स, जो कि अवध और हैदराबाद में भी देखा गया था, वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया। ठीक है, और एग्जाम्पल यहाँ पे दें तो इन बंगाल अंडर द रूल ऑफ अलवर्दी खान, मतलब एक रूलर थे वहां के, उनके जब वो रूल करते थे तो जो यू you नो know, नहीं, हाँ, तो जो जब वो रूल करते थे तो जो जगत सेठ एक बैंकर, बैंकिंग हाउस था जगत सेठ का, वो बहुत ही प्रॉस्पेरस किया गया उन्होंने। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करें द फीचर्स की, तो फीचर्स में ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपको इसमें बस 3 ही दिए हुए हैं। सबसे पहला है कि उन सब ने मुगल इन्फ्लुएंस डिक्रीज किया बाय sending the jagirdars appointed by the Mughals to other places, यानी रिड्यूस कर दिया, हटा दिया। पहला बात ये है। दूसरी बात, वो सब इजरादारी सिस्टम फॉलो करते थे। ठीक है, और तीसरी बात ये है कि उन तीनों के टाइम में जो क्लोज कनेक्शन है बिटवीन द स्टेट एंड द बैंकर्स, वो बहुत नोटिसेबल था। ठीक है, ये 3 पॉइंट है। तो आई थिंक यहाँ पे कोई वैसा सा नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे कोई भी वैसा सा बॉक्स नहीं है जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वाला होता है।
ठीक है, तो अभी हम यहाँ यूज करेंगे। तो ये थोड़ा सा ही है, ये बहुत छोटा सा है और ये बहुत ही इजी भी है, तो शुरू करते हैं। तो जो बहुत सारे राजपूत किंग्स थे, पर्टिकुलरली जो अम्बेर और जोधपुर को बिलोंग करते थे, वो मुगल के अंदर बहुत ही मतलब रूल कर रहे थे, बहुत ही मतलब अच्छे से, बहुत ही खुशी खुशी रूल कर रहे थे एज वतन जागीज, ठीक है। लेकिन इन दी 18th सेंचुरी ये रूलर्स जो थे, इन्होंने भी अटेम्प्ट किया कि वो अपना कंट्रोल एक्सटेंड कर ले, है ना। जो अजीत सिंह थे, रूलर ऑफ जोधपुर, ठीक है, अजीत वाज इन्वॉल्वड इन द फैक्शनल पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट। फैक्शनल पॉलिटिक्स क्या होता है? फैक्शनल पॉलिटिक्स होता है, एक मिनट, हाँ, एनीवेज, हाँ, तो वो फैक्शनल पॉलिटिक्स में थे। मतलब फैक्शनल पॉलिटिक्स ऐसा पॉलिटिक्स होता है जिसमें मतलब उन्हें जो मुगल रूलर है ना, उन्हें ऐसा कुछ तोड़ने की, उन्हें वीकन करने की साजिश रची गई थी, ठीक है। जो इन्फ्लुएंशियल राजपूत फैमिलीज थी, वो सूबेदारी मतलब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होल्ड करती थी ऑफ रिच प्रोविंसेस ऑफ गुजरात एंड मालवा, ठीक है। राजा अजीत सिंह जो थे जोधपुर के, वो उन्होंने गवर्नरशिप ली थी गुजरात की, और सवाई राजा जयसिंह ऑफ अम्बेर वाज द गवर्नर ऑफ मालवा। दीज ऑफिसेस वर रिन्यूड बाय एम्परर जहांगीर शाह इन 1713। ये आपको समझ आ गया होगा कि जो राजा अजीत सिंह थे जोधपुर के, वो हेल्ड करी थी सूबेदारी ऑफ गुजरात, और सवाई राजा जयसिंह अम्बेर के, वो गवर्नर थे मालवा के। लेकिन दीज ऑफिसेस वर रिन्यूड बाय एम्परर जहांगीर शाह। मतलब देखो, जब एक स्पैन होता था 5 इयर्स का, तो एक जो गवर्नर होते थे एक स्टेट के, वो एक स्टेट के लिए पांच पांच सालों के लिए वो एक स्टेट पे गवर्नर रहते थे, और फिर 5 साल बाद उन्हें किसी और स्टेट में शिफ्ट कर दिया जाता था। लेकिन 1713 में अंडर एम्परर जहांगीर शाह ये ऐसा नहीं हुआ। जो जहां का गवर्नर था वो वहीं का गवर्नर रहा फॉर जब तक उनका मर्जी था, जब तक एम्परर जहांगीर शाह का जब तक उनका मर्जी था वो वहीं रहे। तो इससे क्या हुआ ना, क्योंकि ऑलरेडी लोग उन्हें जानते थे, उनके साथ उनकी अच्छी जान पहचान थी, तो वो मतलब उन्होंने सोचा कि ठीक है भाई, वो ही नहीं कर रहे हैं अब, तो हमारे को तो सब पता है इन लोगों के बारे में, यहाँ के बारे में सब कुछ पता है हमें, तो क्यों ना कंट्रोल एक्सटेंड कर लिया जाए अब, है ना। तो उन्होंने वो अपनी टेरिटरीज को एक्सटेंड करना चाहते थे। जो नौगौर था वो कॉन्कर किया गया था और जोड़ा गया था जोधपुर में, जबकि जो अम्बेर है उसने सीज किया था लार्ज पार्ट्स ऑफ बूंदी, ठीक है। हाँ, एक मिनट। और राजा जयसिंह जो थे, मतलब एक मिनट, हाँ, सवाई राजा जयसिंह अम्बेर के जो थे, वो वो मतलब उन्होंने अपना नया कैपिटल भी ढूंढा एट जयपुर एंड वाज गिवन द सूबेदारी ऑफ आगरा इन 1722, ठीक है। और जो मराठा कैंपेन्स थे इनटू राजस्थान फ्रॉम 1740 पुट सिवियर प्रेशर ऑन दीज प्रिंसिपैलिटीज एंड checked their further expansion। checked their further expansion मतलब कि उनका जो फर्दर एक्सपेंशन था वो रोक दिया उन्होंने, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ राजा सवाई राजा जयसिंह का कितना इन्फ्लुएंस था, मतलब कितना रीजन था उनका। मैप में जाके, एक मिनट, हाँ, मैं मैप में जाना जरूरी है। तो ये आप देख सकते हैं मैप, एक मिनट मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ इसे। हाँ, तो ये एक मिनट, हाँ, ये है मैप। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखो, सबसे पहले मालवा ढूंढते हैं, मालवा, मालवा ये रहा मालवा, ठीक है। अब आगरा ढूंढते हैं, आगरा ये रहा आगरा। जयपुर कहाँ है? जयपुर ये है जयपुर। और अम्बेर कहाँ है? यहाँ पे जोधपुर लिखा है, अम्बेर भी लिखा होना चाहिए यहाँ पे कहीं ना कहीं, तो अम्बेर भी लिखा होगा। तो हम देखते हैं, देखो, देखते हैं अम्बेर नहीं लिखा है, तो अम्बेर लेकिन समवेयर अराउंड हियर था, तो है ना, समवेयर अराउंड हियर होता है अम्बेर। लेकिन हम दूसरे मैप भी है हमारे पास, तो हम दूसरे मैप में चेक कर लेते हैं, देखो, ठीक है। तो एनोटेट, पहले मैं ये लाइंस मिटा देती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखो, आगरा ये रहा, ठीक है, अवध, लखनऊ, आगरा ये रहा, मालवा कहाँ है? यहाँ पे मालवा नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे कहीं पे भी अम्बेर नहीं दिया हुआ है, तो
उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। एनीवेज यहाँ पे हम फिर से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है मालवा, मालवा ये रहा, आगरा ये रहा, मालवा आगरा जयपुर ये रहा, और शायद ये अम्बेर हो सकता है ना। और बूंदी, बूंदी कहाँ है? बूंदी भी यहीं कहीं आसपास होनी चाहिए, आई थिंक यहाँ होती है बूंदी, थोड़ी यहाँ, आई थिंक, ठीक है, बूंदी यहाँ होती है। तो इनका इतना रीजन था, अब सॉरी, इतना रीजन जो है इनका था, ये देख सकते हैं आप, इतना रीजन इनका था, इतना रीजन पूरा इनका था। तो आप सोचिए कितना मतलब बड़ा होगा ये रीजन। ये तो मैप में हमें छोटा लिख रहा है, लेकिन वहां असली में कितना बड़ा होगा वो रीजन, है ना। तो बस ये आज हमारा चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है, 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस। तो आई होप आप लोगों को सब यहाँ पे समझ आया है। और अगले पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे सीजिंग इंडिपेंडेंस, मराठा, सिक्स एंड जाट्स, और हमारा वो लास्ट पार्ट होगा, तो उसे देखना मत भूलिएगा। और जो पिछला पार्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो उसको भी चेक कर लीजिएगा अगर आपने वो नहीं देखा है तो। और मेरी ब्लॉगिंग साइट ज़रूर विजिट करिएगा, और मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी। सो हिट द सब्सक्राइब बटन, चाहे जूता फेंक के मारो, चाहे पूरी बुक फेंक के मारो, या मतलब कुछ भी फेंक के मारो, बस वो जो सब्सक्राइब बटन है ना वो क्लिक हो जाना चाहिए, और उसके साइड में बेल आइकन भी, और वो जो ग्रे वाला सुनसान चुप्पी उदास जो लाइक बटन है ना, वो जो ग्रे उदास लाइक बटन है जो बिल्कुल कलरलेस है उसका जीवन, उसे आप उसके जीवन में एकदम रंग भर दो, वो ब्लू हो जाना चाहिए, तो उसके जीवन में रंग भर दो, उसे खुश कर दो जल्दी से, ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही था। सो थैंक यू गाइस, एंड टेक केयर, बाय बाय।